हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम के लिए 30 प्रश्न जीके के। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल के वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनसे कहिए कि अगर उनको जो है वीडियो पसंद आए तो वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर थॉमस स्मिथ या फिर एनी बेसेंट। तो देखिए, जेम्स मिल थे। ब्रिटिश इतिहासकारों में जेम्स मिल हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। अब अगला प्रश्न है कि प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का शासक था? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, गीतावर्धन या फिर पटना। देखिए, जो प्रभाकर वर्धन था, वर्धन वंश का जो पहला राजा था वो थानेश्वर का शासक था। अब थानेश्वर का है, वर्तमान में जो थानेसर है उसी को क्या कहा जाता था? थानेश्वर कहा जाता था। और ये जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। और जो प्रभाकर वर्धन की माता थी वो गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्त थी। ठीक है, तो अगर प्रश्न इस तरह पूछता है कि प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश का पहला राजा था वो कहाँ का शासक था, तो थानेश्वर का शासक था। और जो उसकी माता थी महासेन गुप्त, वो गुप्त वंश की राजकुमारी थी। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। और देखिए, जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि पानीपत की लड़ाई हो गई, प्लासी का युद्ध हो गया, तालीकोटा का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी रखनी है। तो हमने अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट किए हैं, आपने ध्यान दिया होगा हर एक प्रैक्टिस सेट में इन सब लड़ाइयों से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में देखिए प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 3 है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू को कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और इसमें क्या हुआ था कि इस युद्ध में जो अकबर की आयु थी बहुत कम थी, इस कारण मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। और इस युद्ध में हेमू की बहुत बड़ी सेना थी, उसके बावजूद कौन जीता था? मुगल सेना जीत गई थी। और इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में हो गया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 7 अक्टूबर 1556 में हुई। किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। कौन जीता था? मुगल यानी अकबर इसको जीत गए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बिल्कुल याद होने चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सूरदास ने महान संत कौन से संत थे जिसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से ऐसे संत थे जिनकी शिक्षाओं से सूरदास ने प्रेरणा ली थी ऐसा माना जाता है? तो वो थे वल्लभाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सही है आपका? वल्लभाचार्य इसमें सही है। अब देखिए, वल्लभाचार्य को जो है बहुत सारे वेद शास्त्रों में पारंगत माना जाता था। तो इनके बहुत सारे अनुयायी थे, बहुत सारे लोग थे, उनके सेवक थे और बहुत सारे उनके भक्त थे। तो ऐसा माना जाता है कि सूरदास भी उनमें से एक थे। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किस नदी के तल के साथ साथ पाए जाते हैं? तो इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है गंगा नदी, अगला है यमुना नदी, फिर है घग्गर हकरा नदी या फिर व्यास नदी। तो इसमें आपका सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो हड़प्पाई सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता थे उसके अधिकतर स्थल घग्गर हकरा नदी के जो है तल के साथ साथ पाए जाते हैं। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है क्या है? विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। ये कहाँ से ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली थी।
और ये भी आप बिल्कुल जानते रहिए कि जो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा इसकी जो तिथि मानी जाती है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि इसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है कब से कब तक की तिथि को माना गया है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? वर्ष 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966। जो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते में दोनों देशों द्वारा 25 फरवरी 1966 तक अपनी सीमाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा रेखा से पीछे हटाने का निर्णय लिया गया था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन ताशकंद में ही हो गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस साल हुआ था? 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 7 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आप लोगों ने अगर कल की क्लास अटेंड की हो तो ये प्रश्न कल आया था चंपारण सत्याग्रह का। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कहां से शुरू किया गया था ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार राज्य के चंपारण से शुरू किया गया था। तो क्या सही है आपका इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों हुआ था ऐसा? देखिए, जो नील किसान थे उनके दुर्दशा के कारण जो है जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे थे और इन्होंने जो है किसानों के लिए इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अब क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं पूछ रहा है बल्कि असत्य पूछ रहा है इस प्रश्न में कि वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे, वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। अब असत्य बताना है आपको। तो देखिए, ये सभी इनसे जो गांधी जी के संबंध में असत्य हैं। ना कि वो क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, ना ही केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, ना ही वो संविधान सभा के सदस्य थे। क्या सही हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी गांधी जी के जीवन से संबंधित जो है असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 9 है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो जलियांवाला जो जनसंहार था वो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में घटा था। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राधाकांत देव? देखिए, आर्य समाज से रिलेटेड प्रश्न भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875 को की गई थी। कहाँ की गई? मुंबई में की गई थी। क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाना था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? बिल्कुल याद रखिए आप, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कहीं कहीं पे सन भी पूछ लेते हैं, तो आप सन भी याद रखिए। सन क्या था? 1875 था। डेट नहीं पूछते, फिर भी चाहिए तो याद रख सकते हैं आप। 7 अप्रैल थी और जो है मुंबई में किया गया था। क्यों किया गया था? समाज सुधार के लिए एक आंदोलन चलाना था इसका प्रमुख उद्देश्य। और देखिए, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो रचना की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने आर्य समाज का वर्णन करते हुए उसे हिंदू समाज में जागृति लाने वाला प्रथम प्रयास माना है। तो देखिए, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। कभी आप लोगों को भी समय मिले तो उसे पढ़िएगा जरूर। तो उसमें देश के विभिन्न जो है तथ्यों के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीजों का वर्णन किया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कि वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में
अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, मतलब जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजातियों का आखिर कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 8.61% है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब प्रश्न पूछा है, देखिए प्रश्न हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी प्रश्न आए तो उसको पढ़िए जरूर, सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है या नहीं है, ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिस वजह से आप जो है गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हो कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि असत्य पूछा था या नहीं लिखा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, चंबल, सोन, सिंध व कोसी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है। देखिए जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है, नदी के जल का अंतःश्रवण के कारण होती है। क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए किसी भी जल निकाय की जो लवणता होती है कई सारे कारकों पे निर्भर करती है। इन कारकों में हो गया ताजे जल की आपूर्ति, हो गया वर्षा, हो गया हिमनद, हो गया आदि चीजें जो है सम्मिलित हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में है वो निम्न लवणता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, जो हिमालय से प्रवाहित नदियों द्वारा व्यापक मात्रा में नदी के जल का बंगाल की खाड़ी में अंतःश्रवण करना है। अंतःश्रवण मतलब विसर्जित जो हो जाना है। और तो इस तरह से आपका 13 में क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सर्दी में किस रबी की फसल की बुआई की जाती है। तो सर्दी में किस रबी की फसल की बुआई की जाती है, गेहूं की जाती है। मैंने अभी जल्दी में आप लोग को रबी की, खरीफ, जायद, इन सभी फसलों के बारे में बताया था। तो उससे रिलेटेड प्रश्न है कि सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है, तो वो गेहूं की जाती है। इसकी बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर होता है और मार्च अप्रैल में इन फसलों की कटाई की जाती है। जो रबी की फसल होती है देखिए उनको ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इन्हें कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है और इनके जो बीज होते हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। जैसे गेहूं, मटर, सरसों, मसूर, चना, राई, आलू, इस सब क्या है, रबी की प्रमुख फसलें ही हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 15 में आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विभाग है निम्न में से जो भारत की जीडीपी की गणना करता है। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आर्थिक मामले या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ। 16 में आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ क्या करता है, जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है कि कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, वो जम्मू कश्मीर है। देखिए केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पामपुर यानी पंपोर के सीमित क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो वो जम्मू कश्मीर है अपने देश में। अगला प्रश्न नंबर 18 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उद्योग, बैंकिंग, स्वास्थ्य या कृषि। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वो है आपका उद्योग आता है। देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग आपका क्या हो गया, माध्यमिक क्षेत्र हो गया और तृतीय क्षेत्र में किसको रख दिया गया, सेवा क्षेत्र आ गया। तो इसमें आपका क्या से हो जाएगा 18 में, ऑप्शन नंबर ए उद्योग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आप तीनों याद रखिएगा कि जो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए अब क्या पूछ रहा है। 19 में पूछा जा रहा है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है।
तो केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न हम लोग एक बार और कर चुके हैं। वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, किसी भी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का जो बजट घाटा है वो उस धनराशि को प्रदर्शित करता है जो सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उधार ली जाती है। और ये भी बात आप लोग बिल्कुल याद रखिए कि जो बजट होता है उसमें पिछले और आगे के जो वर्षों के आय व्यय है उसका पूरा वर्णन किया जाता है। तो 19 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना परसेंटेज है? तो वो है आपका 86%। आपका क्या सही हो जाएगा 20 में? ऑप्शन नंबर ए 86% है। प्रश्न नंबर 21 है कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? देखिए, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई? वो हुई 21 मार्च 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा 1919 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न नंबर 22 है, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अस्थायी, ये प्रश्न अधिकतर कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या पूछ रहा है। 23 में पूछा जा रहा है कि लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, क्या सही हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था और इनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक था। अब देखिए, संसद के 3 अंगों में लोकसभा निम्न सदन के रूप में जाना जाता है और लोकसभा को संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की होती है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न न्यायाधीशों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? अब फिर देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी के.एन. वांचू। क्या सही हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद, अब देखिए इसमें जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? ये कौन सा है? आपका अनुच्छेद 15 है। क्या सही हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि राज्य जो है वो धर्म, वंश, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के प्रति जीवन में किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया गया, नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 का उल्लेख मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 26। दंत वर्ग में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से क्या होता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या उभयधर्मी? तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है। इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है कि जीन, लैक्टाब्यूमिन, केसीन या फिर एल्ब्यूमिन? तो वो क्या होता है? केसीन होता है। आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केसीन दूध में पाए जाने वाली कैल्शियम युक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करता है और जैविक क्रियाओं में ये सहायक होता है। तो गाय के दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और भैंस के दूध में भी केसीन नामक ही प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन भैंसों की अपेक्षा गाय के दूध में
केसीन जो है प्रोटीन वो अत्यधिक मात्रा में मिलती है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि कि गाय का दूध पीना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि उसमें क्या है कि गाय और भैंस दोनों के दूध में केसीन पाया जा रहा है, प्रोटीन है, लेकिन भैंस की अपेक्षा गाय के दूध में केसीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28 है कि आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके किस चीज के आवर्ती फलन है? परमाणु संख्या, परमाणु आकार, परमाणु भार या फिर परमाणु विशेषता। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, 28 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 29 है, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस क्या होने की संभावना है? अब आपका ऑप्शन क्या है कि दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं। दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा और दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होगा। तो देखिए लेंस और दर्पण दोनों के द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति, आकार, स्थिति और प्रकृति पर वो निर्भर करता है। यदि अगर गोलाकार जो दर्पण है और पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा और लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज की क्लास में हमारा अंतिम प्रश्न है कि सेल में विभवांतर किस इकाई में नापा जाता है? विभवांतर कूलाम में, एम्पियर में, वोल्ट में या फिर जूल, किस में नापा जाता है? देखिए जो विभवांतर है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे 30 प्रश्नों की जो जीके की क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपने आज बहुत सारे नए प्रश्नों को सीखा होगा, आपको कुछ फायदा हुआ होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। उनसे क्या है कि उन्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो भी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी को आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।